आज देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ। हाँ बेटा बताओ। हाँ चलो ठीक है, अपने माइक अभी म्यूट रखना और फिर कुछ पूछना हो तो बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेटा देखो, आप हमारा इस चैप्टर का जो नेक्स्ट सेक्शन है ना, जो सिक्स इस यूनिट का मतलब जो नेक्स्ट सेक्शन है, सिक्स सेक्शन, वो हमारा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, तो आप नाइन्थ क्लास में भी बेटा देखो ये लॉ पढ़ के आए हो आप सभी बच्चे बेटा, है ना। आप याद करो, इसमें आप जो पहला लॉ पढ़ के आते हो, क्या पढ़ के आते हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही पढ़ते हो, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर। एक सेकंड लॉ आप पढ़ के आए हो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। और एक आपने पढ़ा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये तीन लॉ बेटा आप नाइन्थ क्लास में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, तो एक लॉ यहाँ पे और बढ़ेगा, लॉ है ना, लॉ ऑफ गैलुसैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, और एक एवोगैड्रो लॉ, क्लियर। तो टोटल आप फाइव लॉ आप 11th क्लास में पढ़ोगे, बट नाइन्थ में आप थ्री, इनमें से फाइव में से थ्री आप नाइन्थ में भी पढ़ के आए हो बेटा, क्लियर है। तो ये सब एग्जैक्टली वही लॉ हैं, दोबारा डिफाइन कर देते हैं जल्दी जल्दी। जैसे आज के इस लेक्चर में ये तीन पुराने वाले लॉज हैं, जिससे कल के लेक्चर में जो न्यू लॉ है ना, गैलुसैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम और एवोगैड्रो लॉ, उनको पढ़ सकें। ठीक है बेटा, तो देखो नाम से क्लियर है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, है ना। तो केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल क्या होते हैं बेटा? सब्सटेंस, है ना। केमिकल क्या होते हैं? एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सॉल्ट्स, मिक्सचर, ये सब किस में आते हैं बेटा? केमिकल्स में आते हैं। तो अगर मैं इन सबको एक चीज लूँ तो मैटर बन जाएगा, है ना। तो मैटर मतलब कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, क्लियर। तो केमिकल्स के कंबाइन करने के, ठीक है, जब हम टू या मोर देन टू टाइप के केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं, केमिकल्स का मतलब सब्सटेंस को, क्लियर। ठीक है, केमिकल्स क्या हो, केमिस्ट्री बेस्ड वर्ड हो गया। और केमिकल वर्ड, केमिकल का मीनिंग क्या होता है? सब्सटेंस, है ना। एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये सब क्या है? मटेरियल ही तो है। मटेरियल मतलब मैटर, मैटर मतलब सब्सटेंस। तो जब हम टू या मोर देन टू सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं, तो वो आपस में मिलके कुछ नया सब्सटेंस बना देते हैं, या आपस में कभी कभी रिएक्शन भी नहीं करते। समझ में? मतलब आपस में रिएक्शन ना करके कभी कुछ नया भी नहीं बनाते, दोनों बातें हैं ना। तो जब जब हम टू या मोर देन टू सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं और वो आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं, कंपोजिशन को चेंज करके, जो आपने सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो आपने मिलाए, है ना, उन दोनों का कंपोजिशन चेंज होके कोई न्यू कंपोजिशन का न्यू सब्सटेंस जब बन गया, है ना, वहां पर ये लॉ एप्लीकेबल होते हैं। वहां थोड़े होंगे जहां पे टू सब्सटेंस आपने मिलाए और मिला के उनमें कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस नहीं आए दोनों के में, मतलब कोई नया सब्सटेंस बना ही नहीं, तो वहां पर ये लॉ थोड़ी लगेंगे। ये लॉ कहाँ लगेंगे? जब हम टू या मोर देन सब्सटेंस टू को, टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, है ना, दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे हैविंग द चेंज इन देयर कॉम्पोजिशन एंड फॉर्म इन न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है बेटा, तो वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है, उस पर बेस्ड कुछ लॉ है। तो देखो पुराने जमाने में बेटा, जब तक हमें एटम, मॉलिक्यूल्स, है ना, पार्टिकल्स के बारे में, आइंस के बारे में नहीं पता था, ठीक है, नहीं याद आएगा शुरू में क्या था? मैटर, मैटर क्या है? पार्टिकल है, क्लियर। पार्टिकल के बाद में पता चली, याद करो नाइन्थ में भी जो शुरू का पहला चैप्टर है, उसमें एटम और मॉलिक्यूल, कंपाउंड के बारे में नहीं आता। पहले चैप्टर में बस इतनी सी बात है, मैटर है। मैटर क्या होता है? दैट हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, और मैटर इज कंसिस्ट विद वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स बस डिफाइन था। अब वो पार्टिकल क्या होते हैं, एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, ये सब बातें बेटा आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़े हो, नाइन्थ में, याद करो। तो वही सेम चीज है। तो यहाँ पर भी वही चीजें था बेटा कि लॉ ऑफ, है ना, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी किस पे बेस्ड है? इसीलिए एटम मॉलिक्यूल पे बेस्ड नहीं है, वो सिंपल क्या है? पार्टिकल पे बेस्ड है। और पार्टिकल्स का क्या था? स्टार्टिंग में हमारे पास मास तो था, उनका एटॉमिक नंबर नहीं था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था। तो ये लॉ बहुत पुराने हैं, समझ में आया? बहुत पुराने लॉ हैं, क्लियर है पॉइंट। उस टाइम तक ना हमारे पास एटॉमिक नंबर था, ना हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल के बारे में पता था। हमें तो बस मैटर के बारे में पता था, और मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना होता है। हाँ, उनका मास हमारे पास था। तो इसीलिए देखो ये सारे जो लॉ, शुरू में जो लॉ बनाए गए, वो इसीलिए किस पे बेस्ड है? केवल और केवल मास पे बेस्ड है। ठीक है, आपको याद रहेगा ये चीज बेटा, ठीक है ना। इसीलिए ये सारे लॉ किस पे बेस्ड है? केवल और केवल मास पे बेस्ड है। तो देखो लॉ, पहला ही लॉ की बात करते हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये आपको क्या बताता है? क्लियर।
तो जो कंजर्व से मीनिंग क्लियर है, कंजर्वेशन या कंजर्व का मीनिंग होता है एज सच, सेफ रहना, जैसा है वैसा ही बना रहना, कंजर्व है ना। जैसे आप देखो पुरानी चीजें जो मिलती हैं कभी तो कहते हैं ना उसको कंजर्व करा किया, है ना, कंजर्वेशन, जैसे जो म्यूजियम वगैरह होते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, मान लो पुरानी चीज कोई मिली आर्कोलॉजी के थ्रू, ठीक है, तो उसको अच्छे से सेफ रखा जाता है, वो जैसी की तैसी बनी रहे। तो जैसा का तैसा मतलब उसमें नो चेंज, है ना, समझ, एज सच। तो यही चीज, और कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास। तो देखो ये लॉ क्या कहता है, जैसे आपने ए और बी, टू सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद चाहे बेटा आपका एक सब्सटेंस बने या एक से ज्यादा बने, है ना, या और भी बन सकते हैं, है ना, क्लियर। तो इन सब्सटेंस का जो मास रहे वो कंजर्व रहे, पॉइंट है, मास सेव रहे जितना शुरू में था, कंपोजिशन चेंज होने के बाद जो न्यू कंपोजिशन के सब्सटेंस बने, चाहे वन बना चाहे मोर देन वन बने, उनका मास सेव रहे बेटा, आगे समझ में, कंजर्व रहे। तो इसीलिए आपने देखो पढ़ा होगा, आपने एक चीज पढ़ी होगी, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना, is equal to with the total mass of the product, total mass of the, है ना, प्रोडक्ट्स। ये आप पढ़ के आए हो 9th क्लास में, ठीक है ना। और एक चीज और पढ़े हो, मास को ना हम क्रिएट कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी, है ना, डिस्ट्रॉयड, ये पढ़ के आए हो ना आप लोग। तो वो जो चीज लॉ बनी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो बना, वो किस बेसिस पे बना, आपको बेटा देखो 9th की क्लास में एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है, याद करो। जैसे एक बीकर था, है ना, बीकर में उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली, जैसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ली अलग से, याद है आपको कुछ, उस टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए उन्होंने कोई केमिकल लिया, मान लीजिए बेरियम सल्फेट लिया, ठीक है, मान लीजिए, और ये मान लीजिए 15 ग्राम लिया, क्लियर। और इस बीकर में उन्होंने क्या लिया, ठीक है, मान लीजिए HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, क्लियर। तो 9th में बेटा देखो इस टाइप से नाम भी नहीं थे, शुरुआती पहले चैप्टर में लिखा जाता था पूरा वर्ड्स में, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद आ गया। जब आपको ये एटम मॉलिक्यूल और उनके सिंबल्स के बारे में पढ़ा दिया गया तब ये नाम आपके पास आए, ठीक है ना बेटा। तो हमारे पास क्या, इसमें मान लीजिए आपने लिया ये 20 ग्राम लिया, मान लीजिए, और ये 15 ग्राम था, जब अब सेपरेट सेपरेट है ना, इन दोनों को रखा, तो याद है कैसे इसको एक थ्रेड से, आपके बुक में एक डायग्राम था, इसने इसको थ्रेड से हैंग किया, किसमें, इसमें, और ये टेस्ट ट्यूब इस तरीके से मान लीजिए इसमें रख दी इन्होंने, याद आया आपको कुछ। तो अब हमारे पास क्या है, देखो मैं जो मटेरियल है उसके अंदर वाला उसको डार्क कर देता हूँ, है ना, जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब अभी भी ये जो है क्या है, देखो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, कितना है 15 ग्राम, और ये क्या है HCl है बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या HCl है, क्लियर। और वो HCl कितना है 20 ग्राम, क्लियर। लेकिन ये दोनों देखो टेस्ट ट्यूब की बाउंड्री के बाहर तो क्या है HCl है, और टेस्ट ट्यूब की बाउंड्री के अंदर क्या है बेरियम सल्फेट, मतलब आपने दो चीजें पास पास तो रखी है, बट ये दोनों अभी एक दूसरे से मिक्स्ड नहीं है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है ना। और जब तक ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक ये आपस में रिएक्शन करके केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करेंगे। तो याद है इस तरीके से दिखाया जाता था कि शुरुआत में मतलब विदाउट रिएक्शन, बिफोर द रिएक्शन, है ना, इनका वेट कितना हो जाएगा 20 + 15 करके हो जाएगा, याद आ गया। आप क्या करते हैं अगली टेस्ट ट्यूब में, अगले उसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को लुढ़का देते हैं इस तरीके से, याद आ गया आपको, उसको रील छोड़ा, ये लुढ़का दिया। अब क्या हुआ, अब दोनों केमिकल मिक्स हो गए, अब जो इसमें केमिकल है बेटा सब्सटेंस और इसमें ये आपस में मिक्स हो गए, इनमें रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाता है बेटा, आपको याद हो, है ना, बेरियम क्लोराइड बन जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, याद आ गया। तो अब जब इन्होंने देखा कि हमारे पास जो आफ्टर द रिएक्शन, है ना, जो चीज है उसका वेट किया, है ना, वैसे देखो इन्होंने इसमें बेरियम सल्फेट को भरने से पहले टेस्ट ट्यूब का वेट ले लिया, है ना, और बीकर में HCl भरने से पहले HCl का वेट कर लिया, तो बीकर और HCl का वेट तो बदलेगा नहीं, वो तो जो यहाँ है वो यहाँ रहेगा, ठीक है। तो बाकी इन दोनों का मान लीजिए वीकर प्लस आपका टेस्ट ट्यूब का वेट मिलके मान लीजिए 50 ग्राम है, ठीक है, नहीं तो 50 ग्राम तो ये ग्लास के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका वेट हो गया, और 20 + 15 मिलके 35 ग्राम ही हो गया, तो टोटल वेट कितना रहेगा 15 + 20, और इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का मान लो 50 ग्राम है, 50 ग्राम, तो 50 वो 20 कितना हो गया 70, 70 और 15 85, तो टोटल वेट इन दोनों के रिएक्शन करने से पहले भी 85 है, और यहाँ भी देखो तो ग्लास और इसका वेट तो बदलेगा नहीं, तो जब इन्होंने इसका वेट करके देखा तो ये भी वेट कितना मिला जी 85 ही मिला। मतलब क्या है कि मिलने के बाद जो चीज बनी, लेकिन उन्होंने देखो भाई डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के थ्रू ये तो चेक कर लिया कि भाई अब बेरियम सल्फेट का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, क्या बन गया है वो बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, वो क्या बन गया है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा। तो टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस जब आपस में मिक्स हुए उनके कंपोजिशन चेंज होके न्यू कंपोजिशन के न्यू सब्सटेंस बन गए, लेकिन मास में कोई फर्क नहीं पड़ा,
ठीक है, जो स्टार्टिंग में मास लिया था रिएक्टेंट्स का जो मास था वही मास क्या मिला बेटा, प्रोडक्ट्स का मिला। इज इट क्लियर? तो साइंटिस्ट लोगों ने इस तरीके से देखा, तब जाके तो उन्होंने ये लॉ बना दिया, टोटल मास ऑफ द, है ना, रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। सही है। अब चाहे एक सिंगल प्रोडक्ट बनता बेटा, इन्होंने ऐसे देखा, जैसे मान लो होते हैं कई बार, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल NH3 है और HCl है, इनको मिक्स करने के बाद क्या बना दिया जी, NH4Cl बना दिया। तो मान लीजिए साइंटिस्ट लोगों ने करके देखा जी, मान लो ये 10 ग्राम लिया, ये 5 ग्राम लिया, तो ये 15 ग्राम बना। ठीक है बेटा, तो चाहे टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना या मोर देन वन प्रोडक्ट बने, तो ओवरऑल हमेशा ऐसा ही इन्होंने बेटा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि हमारे चाहे रिएक्टेंट्स एक हो या एक से ज्यादा हो, प्रोडक्ट एक हो या एक से ज्यादा हो, तो हमेशा जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट है बिफोर चेंज इन द कॉम्पोजिशन, है ना, और जो प्रोडक्ट बने जिनमें कॉम्पोजिशन चेंज होने के बाद उनका टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट क्या रहा, सेम रहा, है ना। तो देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द रिएक्टेंट टू बी द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि देखो मास ना बढ़ा ना घटा, तो अगर बढ़ जाता मान लीजिए तो मास क्रिएट हो गया, है ना, मास घट जाता मतलब मास डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस बेसिस पर ये लॉ बना है, वो सेम का सेम रहा, सेम का सेम रहना मतलब कंजर्व रहा। ठीक है, इस तरीके से बेटा देखो इस लॉ का नाम बना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और लॉ क्या बना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि सेम मिल रहा है। सारे प्रोडक्ट बदल गए, वो मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए, कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, नई चीज बन गई, पुरानी खत्म हो गई, लेकिन पुरानी से पुराने वालों का मास और जो नई चीज बनी उनका मास बराबर। आगे पॉइंट्स में बेटा, तो इस तरीके से ये चीजें रही हमारे पास, तो इसीलिए ये लॉ बना। देखो अब तीनों चीजों का मीनिंग क्लियर हो गया, कंजर्वेशन क्यों वर्ड यूज हुआ, मास के लिए क्यों यूज हुआ, पहली चीज है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मीनिंग आप सबको क्लियर हुआ। ठीक है, और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसका समझ में आया। ठीक है, और इसके बाद हमारा कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू बी द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है पॉइंट बेटा? तो इस तरीके से ये हमारा लॉ बना। क्लियर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पहले भी आता होगा, मुझे नहीं लगता कि अभी आप कोई नई चीज सीखे होगे, ये आप 9th में सब सीखे हो, लेकिन इन चीजों को याद रखना। आप 9th के बाद 11th में आए हो, बहुत सारे बच्चों को अभी मैं मान लो 1 by 1 बिना समझाए आपसे पूछ लूँ, या अभी भी जो बचे हुए लॉ हैं वो आपसे पूछ लूँ, तो शायद सारे बच्चे मीनिंग क्लियर ना कर पाए। हाँ, वो किताब में जो डेफिनेशन है जिसे लिख के नंबर मिलते हैं वो तो बता देंगे बच्चे, लेकिन मैं छोटे छोटे टुकड़ों में पूछूं बेटा कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है, और ये मास पे ही क्यों लगाया कंजर्वेशन, है ना, ऐसे सवालों के जवाब आपको आ जाने चाहिए। आपको लॉ है ना, समझ में आ गया बेटा? चलो, तो ये पहला लॉ में तो किसी बच्चे को कुछ पूछना है, बताओ बच्चों। हाँ जी, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो वो अपना माइक ऑन कर ले, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, देव दोबारा आ गए, नहीं आ गए? सार्थक तो है। सार्थक बेटा तुम कौन से हो, जरा अपना फेस दिखाओगे? सार्थक, हाँ जी सार्थक, आवाज आ रही है मेरी? बेटा अपना फेस दिखाओगे आपके बार अपनी वीडियो ऑन करके? अच्छा आप हो सार्थक, वो उठाना मेरे थे तुम? हाँ, और कहाँ कहाँ है तुम्हारे गाँव? रायपुर, अच्छा ओके। अच्छा सुठाना वाला लड़का तो अब उसमें आ गया, 10th में आ गया वो तो शायद है? नहीं तुम्हारे वो 10th में है एक बच्चा, वो समझ गया, ओके कोई नहीं कोई। रितिका ने, हाँ जतिन, जतिन तुम दिखाना बेटा अपना फेस। हाँ जी जतिन, वीडियो ऑन करके। अच्छा आपका तो कल भी दिखा था है राजगढ़। ठीक है नीरज बच्चा आप दिखाना। हाँ जी नीरज, वीडियो ऑन करो एक बार। तुम तो धीरज ने कर ली, मैं नीरज से कह रहा था। हाँ हाँ जी धीरज, धीरज तुम्हारी थोड़ी कह रहा, नीरज से कह रहा था। हाँ जी नीरज महाराज, हाँ कोई बात ना कोई बात नहीं। और ये नीरज जिसको नाम ले रहा हूँ वो नहीं सुन रहा है। अरे नीरज सो गया क्या बेटा? हाँ नीरज, हाँ चलो कोई नहीं। तो अब जल्दी से बेटा अब हम बात करते हैं अगले लॉ की, ध्यान से सुनो बेटा। तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखो नाम से क्लियर है, डेफिनेट का इसका एक नाम और होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन,
या बेटा कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, दो नाम है, एक है डेफिनेट प्रोपोर्शन और एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखो इस लॉ में क्या होता है, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें जनरली बेटा हम क्या करते हैं कि हमारे पास नाम से क्लियर है, जैसे प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है पार्ट, ठीक है, और कांस्टेंट का मतलब फिक्स है। वही चीज यहाँ पे आ जाएगी, डेफिनेट का मतलब भी डेफिनेट है, मतलब फिक्स है, प्रोपोर्शन मतलब पार्ट। तो देखो कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है नहीं, जैसे जनरली आपको एग्जांपल दिया जाता है वाटर का, ठीक है, आपकी 9th की बुक में। ठीक है, तो जो इसमें बाई मास रेशो है, ठीक है, अगर हम बाई मास रेशो देखें बेटा, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है, बाई मास रेशो। ठीक, तो हाइड्रोजन कितनी है 2 ग्राम और ऑक्सीजन कितनी है 16। भाई ऑक्सीजन का एक ही एटम है और उसका मास कितना है 16 है ना, आप जानते हो। तो H2O का कितना है हमारे पास, है ना 2। ठीक है, 1 हाइड्रोजन का 1। अब देखो आप कहोगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि उस जमाने तक एटम मॉलिक्यूल के बारे में हमें पता नहीं था। ठीक है नहीं, पार्टिकल के बारे में तो पता था। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या है, वाटर बनता है, H2O बनता है। हमने कितनी ग्राम हाइड्रोजन ली, कितने ग्राम ऑक्सीजन ली, उससे मिलके कितने ग्राम वाटर बना। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेशो निकाल लिया गया था। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास रहता है। तो जैसे क्या था ना, तो आप जानते हो जैसे हमारे पास क्या है, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या है 2H2। ठीक है, वो वाली चीज नहीं है कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। बेसिकली उस जमाने में एटम मॉलिक्यूल चीजें पता ही नहीं थी। हमारे पास तो जो सब्सटेंस थे, उन सब्सटेंस का मास हमारे पास था, इंडिविजुअली एटम्स का नहीं था ना उस जमाने में। तो जैसे हमारे उन्होंने देखो आप वाटर को बनाया, तो वाटर रिएक्शन करके कैसे हुआ कि, तो अब टोटल हाइड्रोजन जो कंज्यूम हुई बेटा, उसका मास काउंट किया इन्होंने। तो जी कितनी हो रही है जी, 4 ग्राम हो रही है हमारी जो यूज में आ रही है हाइड्रोजन। जी ऑक्सीजन जो यूज में आ रही है जी, वो कितनी आ रही है जी, 32 ग्राम आ रही है। क्लियर। और जो हमारा वाटर बन के तैयार हुआ जी, वो कितना हुआ, है ना, तो जी वो हमारे पास 36 ग्राम H2O बन के तैयार हुआ। क्लियर, तो ये मास उन लोगों के पास था, है ना, उनके पास बेटा सब्सटेंस का, मटेरियल का ही तो मास था। एटम मॉलिक्यूल तो पार्टिकल, उस टाइम पार्टिकल का इंडिविजुअली मास तो बाद में आया, थोड़े समय के बाद आया। ठीक है, तो भाई हमने जैसे उन्होंने एक चैम्बर लिया, उसमें हाइड्रोजन गैस पास करी, ऑक्सीजन गैस पास करी, उन्हें कोई स्पेसिफिक प्रेशर वगैरह पे, टेम्परेचर वगैरह पे जब वाटर बन के तैयार हुआ, तो जी कितनी हाइड्रोजन यूज में आ गई उसका मास, कितनी ऑक्सीजन यूज में आ गई उसका मास, ठीक है, कितना वाटर बना उसका मास, तो इस तरीके से निकाला। तो आप देख रहे हो इसमें सब कॉमन सा आ रहा है ना, 4:4 का एक रेशियो आ रहा है ना, 4 से डिवाइड कर दिया सबको, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, कोई रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो होता है ना, जो कॉमन है उससे आप डिवाइड कर दो। तो हमारे पास ये क्या रह गया जी, ये 1 ग्राम ही रह गया। ठीक है, ये हमारे पास कितना रह गया, इस 4 से करोगे तो कितना रह जाएगा, देखो 4 8 जा 32 होते हैं बेटा, तो 8 ग्राम हो गया। क्लियर, और जो बन के तैयार है इस 4 से 4 9 जा 36 होते हैं। क्लियर, तो जो चीज आप जैसे इधर पढ़ते हो ना कि वाटर, पूरे वाटर का वेट कितना है जी 18, आप जनरली ऐसे, हम लोग जनरली ऐसे पढ़ के आते हैं, है ना, कुछ बच्चों ने 9th में ऐसे याद करा होगा, कुछ ने ऐसे याद करा होगा, लेकिन बेसिकली ये तरीका थोड़ा मुझे लगता है गलत है। रेशियो कैसे आया, वो इस तरीके से आया, तो दोनों आंसर बराबर ही आएंगे। अब जैसे आप देख रहे हो कि जी वाटर का मास कितना होता है जी 18, 18 में हाइड्रोजन का मास कितना है जी 2, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, मिनिमम रेशियो निकाल दो, 2 से इसको डिवाइड किया जी 2 से इसको, तो 1:8 और इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। वही तो यहाँ आ रहा है देखो, 1:8 और रेशियो कितना आ गया 9 आ गया। लेकिन ये प्रॉपर वे तरीका नहीं है, क्योंकि जब ये लॉ बनी थी तब हमारे पास इंडिविजुअली मास नहीं थे, है ना, एटम मॉलिक्यूल ही नहीं थे हमारे पास, ये तो थोड़े टाइम के बाद आए बेटा। क्लियर, हमारे पास तो मॉलिक्यूल्स थे, मतलब सब्सटेंस था, मटेरियल था, हाइड्रोजन मटेरियल था, ऑक्सीजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी, वाटर लिक्विड की फॉर्म में था। ठीक है नहीं, तो वो उस तरीके से इन्होंने मास को लिया, तो उन्होंने देखा कितने हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके जी वाटर बना रही है। ठीक है नहीं बेटा, तो इस तरीके से ये बनके तैयार हुआ आपका। क्लियर है, तो जो रेशो आया हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बेटा, ये 1:8 के रेशो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब भी वाटर बनेगा, तो इन्होंने ये भी पाया, जैसे मान लीजिए नेचुरल वाटर रिवर से लिया या किसी पॉन्ड से लिया, ठीक है, रेन वाटर लिया, क्लियर, आपने लैब में बनाया H2O जैसे, क्लियर, आप कहीं से भी वाटर लो, तो इन्होंने क्या पाया बेटा कि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा क्या मिला बेटा 1:8 का मिला। क्लियर,
तो वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन का मास बाई मास रेशो है और जो ऑक्सीजन का बाई मास रेशो है वो 1:8 है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वो वाटर में हमेशा फिक्स हो गया बेटा। आप किसी भी तरीके से वाटर लो, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बाई मास रेशियो है वो कितना हुआ, 1:8। तो वो फिक्स हो गया नहीं। और CO2 है, नेचर में भी मिलती है, हम भी निकालते हैं, किसी चीज को आप बर्न करो तो भी CO2 बनती है। समझ में आ गया? तो वहां भी जो रेशियो मिला है ना, वो भी फिक्स है। समझ में आ गया नहीं? कार्बन का मास, CO2 का मास हमेशा 44 मिला। 44 में हमेशा कार्बन का मास का रेशियो क्या था, 12 था, है ना। ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या था, 32 था। तो 12:32 हमेशा उसका रेशियो मिला। आप मिनिमम करोगे तो आप उसको डिवाइड कर लो 8 से, है ना, आपने वो मतलब 4 से करो। तो 4 3 जा 12 हो गया, और 4 8 जा तो 3:8 का रेशियो हो गया हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का। अब CO2 चाहे कागज को जलाने पे मिली हो, कपड़े को जलाने पे मिली हो, हमारे निकालने से मिली हो, है ना। तो CO2 कहीं से भी मिले, CO2 में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये भी मास पे बेस्ड है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हाँ जी बच्चों बताओ, क्लियर? तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया एग्जाम्पल देने में? क्लियर है पॉइंट? जैसे देखो वहां हमने एक रिएक्शन बेस्ड एग्जाम्पल लिया था, ठीक है नहीं, कैसे बेरियम सल्फेट प्लस HCl मिलके बनाते हैं BaCl। तो हमने एक, भाई देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन बना के दिखाओ ना। जैसे आपने देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बाय मास है, वो मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आप केमिकल्स को मिला के कंबाइन करके बनाओ ना, मतलब रिएक्शन करके बताओ ना। ये थोड़ी आप डायरेक्ट बता दो ऐसे करके विदाउट एनी रिएक्शन। तो ये एक गलत तरीका है, लेकिन 9th में कई लोग इसको अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये वैसे मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि वो देखो आपने रिएक्शन करके दिखाओ। जैसे बेरियम सल्फेट में HCl मिलाया, ये मिला, तब हमने बताया कि कैसे मास रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंजर्व। अब आप यहाँ पे भाई कुछ रिएक्टेंट लो, कुछ केमिकल सब्सटेंस को मिक्स करो, कंबाइन करके कुछ नया बनाओ। ठीक है, और फिर बताओ कि जो बना है उसमें जो बनने वाले का रेशो, जो मिलके बनने वाले हैं उनका रेशो क्या है, फिक्स्ड है हमेशा, वो 1:8 के रेशो में मिलेंगे। आगे पॉइंट समझ में? तो ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल है, ये नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम, हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हाँ जी, जब तक मैं बेटा इसको साफ कर रहा हूँ तब तक किसी बच्चे को जो लॉ ऑफ आपका क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन, हाँ तो वो पूछना हो तो मतलब, सॉरी मल्टीपल प्रोपोर्शन तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेट प्रोपोर्शन में कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछना। हाँ जी बच्चों, तो अब तीसरे लॉ की तरफ बढ़े, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, ये क्या होता है देखो, ये भी हम रिएक्शंस करके ही दिखाएंगे बेटा आपको। तो जैसे अभी हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पर क्या बना रहे थे बेटा, H2O बना रहे थे। और कैसे था कि 2 हाइड्रोजन के ये मतलब पार्टिकल्स 1 ऑक्सीजन के पार्टिकल से मिलके और 2 पार्टिकल्स बना रहे हैं। ऐसे ही बेटा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके कुछ अलग, इनसे अलग मतलब स्पेसिफिक मतलब कोई फिक्स कंडीशंस में क्या बना रहा है, H2O2, जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, 1 पार्टिकल इसका 1 पार्टिकल इसका। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का तो बेटा 1 पार्टिकल है। ठीक है, ऑक्सीजन का तो 1 पार्टिकल है, बट हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। देख रहे हो हाइड्रोजन का रेशो है ना, ये क्या हो गया देखो यहाँ पर 4। बाई मास रेशो कितना हो गया, हाइड्रोजन जो यूज में आ रही है 4, और ऑक्सीजन कितनी आ रही है जी, 32 ही आ रही है। यहाँ हाइड्रोजन कितनी यूज में आ रही है, 2, और ये कितनी आ रही है जी, 32 ही आ रही है। क्लियर? तो जब बेटा देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन आपसे क्या कहता है कि अगर जब रिएक्टेंट, तो आप देख रहे हो इसमें क्या डिफरेंस फील करते हो, वो एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले ही इन एग्जांपल से समझा दूं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ही बेटा वाटर बना रहे हैं। कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, आपने और कैटलिस्ट वगैरह होते हैं, उन कैटलिस्ट में चेंज किया या टेम्परेचर प्रेशर में चेंज किया जो स्पेसिफिक कंडीशंस इसमें, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना रहे हैं। तो देख रहे हो दोनों जो रिएक्टेंट है दोनों कंडीशन में सेम है। देख रहे हो दोनों मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना रहा है। अब डिफरेंस किस बात का है, इन कंडीशंस का।
यहाँ पे टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ अलग होगा जिसमें ये काम हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, प्रेशर अलग होगा, कैटलिस्ट अलग होगा जिसकी प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। तो कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं वो बदल गई, तो सेम रिएक्टेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और सेम रिएक्टेंट का जो मास रेशियो है आप उसमें देख रहे हो, ऑक्सीजन का दोनों तरफ सेम मास काम में आ रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन का मास है, यहां से यहां हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, डबल हो गया। डबल को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई नहीं बोलते कि इसका 2 टाइम्स है। आ गया पॉइंट समझ में, नहीं आ गया? तो यही बताता है हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, कि जब बेटा सेम रिएक्टेंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए, तो जो सेम रिएक्टेंट्स होते हैं वो उनका मास एक दूसरे के क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो जैसे यहाँ इसका तो वैसे सेम है, बस हाइड्रोजन का मास क्या हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जगह जब वाटर बना तो हाइड्रोजन 2 की जगह 4 यूज में आया, 4 ग्राम यूज में आया। आगे पॉइंट समझ में? तो हाइड्रोजन का मास मल्टीपल में यूज हुआ कि नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, आ गया समझ में? तो जब सेम रिएक्टेंट मिलके डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए, तो जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्टेंट कर रहे हैं उनका मास एक दूसरे से मल्टीप्लाई में यूज होता है, मल्टीपल होता है। अगर किसी भी एक का हो जाए है ना, तो मल्टीपल में यूज होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो, तो बच्चे लोग, आप लोग एग्जाम्पल में जनरली गलत कर जाते हो। मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल देना हो और डेफिनेट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल देना हो, तो वहां आप लोगों से थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो आप ध्यान रखना इस चीज का बेटा। ठीक है, क्लियर है? और देखो मैंने तो देखो तीनों एग्जाम्पल, तीनों लॉ रिएक्शंस के एग्जाम्पल से बताए। देखो यहाँ भी मैंने इन दोनों की रिएक्शन करी, कंपोजिशन चेंज करके ये बनाया, इन दोनों की रिएक्शन की, कंपोजिशन चेंज करके ये बनाया। यहाँ देखा कितना मास यूज में आ रहा है, यहाँ देखा कितना मास यूज में आ रहा है, इन मास का आपस में रेशो चेक किया, तो देखा ऑक्सीजन तो सेम कंज्यूम हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन एक दूसरे का डबल यूज हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन डबल यूज हो रहा है इसका। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। लेकिन वो डायरेक्टली एग्जाम्पल देखो, इसी चीज का एक एग्जाम्पल और भी मिलता है बुक्स में। वो देखो क्या मिलता है, वो आपको देखो इधर से बताता हूँ मैं आपको, है ना, साइड में। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलके कई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे N2O, N2O2, N2O3, N2O4 और N2O5। ये प्रदीप की बुक में, कई बुक्स में, ओपी टंडन वगैरह में दे रखा है कॉमन सा। तो बेसिकली भाई ये रिएक्शन इधर से भी तो देखो, पर वहां पे क्या है, बस ऐसे एक्सप्लेन कर दिया कि भाई N2O, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में मिलके, वो थ्योरी में लिख रहा है, लेकिन जहाँ एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है ना, वहां नहीं बताइए, रिएक्शन करके नहीं दिखाई, सीधा ये दे रखा है कि भाई इसमें देखो नाइट्रोजन का भाई मास कितना होता है, वही नाइट्रोजन के 1 एटम का मास कितना है 14, तो 2 का कितना हो गया जी 28, है ना। और यहाँ पे जी ऑक्सीजन का तो हमेशा कितना रहेगा, वही 8, वो 16 है यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना हो गया जी, देखो नाइट्रोजन के तो 2 ही है जी 28, ये कितना हो गया जी 32। यहाँ पे देखो जी कितना हो गया 28 वर्सेस ये हो गया 48। यहाँ पे क्या हो गया जी 28 रेशो, है ना, 64 हो गया। ये 28 वर्सेस कितना हो गया 80 हो गया, है ना। तो इस तरीके से शॉर्ट में बुक में लिख दिया कि देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, वही तो सेम इसी की तरह है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर बन रहा है, यहाँ भी नाइट्रोजन डिफरेंट ऑक्साइड्स बन रहे हैं। ठीक है बेटा, और डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स में क्या है, देखो सब में, जैसे यहाँ दोनों जगह ऑक्सीजन का मास सेम था, हाइड्रोजन का डबल हो रहा था, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन का सब में सेम है, लेकिन हाइड्रो ऑक्सीजन का बेटा मल्टीपल होता जा रहा है ना। देखो 16 2 जा 32 होते हैं, 16 3 जा 48, 16 3 जा 4 जा 64, 16 5 जा 80। तो ऑक्सीजन का मास मल्टीप्लाई में बढ़ता जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो आप इनको रिएक्शन करके दिखाओ ना, इस तरीके से, देखो बात तो वही आ रही है ना। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी चीजें हैं, तो आप चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझो, कैसे भी आपको ली होगी। ठीक है, तो बच्चे लोग इस तरीके से ये हमारे 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हुए। ठीक है, जो आप 9th में भी पढ़ के आए। अब कल हम लेंगे लॉ ऑफ गैलिफैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, और एक लेंगे हम अपना एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, चलो, तो अभी तक इन तीनों लॉ में आपने जो मतलब पढ़ा, मैंने पढ़ाया, आपको कुछ भी चीज डाउट हो बेटा पूछ सकते हो, है ना, आपके पास। हाँ जी, बताओ जी रितिका, कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी रितिका, कुछ पूछना है? रितिका मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी रितिका,
नेहा, कुछ पूछना है? ठीक है, ये तो पुराने लॉ है, 9th वाले हैं। बस एग्जाम्पल पे ध्यान देना, कहीं आप 9th में इस तरीके से समझ के नहीं आए। ठीक है, या वाटर वाला जैसे रहता है, तो एग्जाम्पल्स पे रिएक्शंस में कंबाइन करके दिखाना है आपको। ठीक है, चलो खुशी। चलो जी, तो और बताओ, कुछ पुराना पूछना आज वाले में, किसी बच्चे को नहीं पूछना तो कुछ पुराना पूछना हो तो वो पूछ सकता है। हमारे पास 2 4 5 मिनट हैं अभी। वैसे मतलब टाइम तो हो गया, वो तो मैं 5 7 मिनट लेट आया था इसलिए पूछ रहा हूँ अभी भी। आपकी कोई अभी क्लास, वैसे भी हर क्लास में 10 मिनट का तो गैप होता है। हाँ जी बच्चों, कुछ पुराना पूछना हो पूछ सकते हो। हाँ जी बोलो। क्या? हाँ हाँ। हम्म। अच्छा देखो, एक्चुअली होता है क्या है, पानी के वेपर बनने के लिए जो इम्पोर्टेंट बेसिक फैक्टर्स होता है वो ये होता है, पानी लिक्विड स्टेज में कब तक रहता है, मतलब H2O के मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेज में कब, देखो चाहे पानी हो, मतलब जब H2O के मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेज में है तब भी वो H2O है। वेपराइजेशन में क्या होता है, हम हीट करते हैं, हीट करने से H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है और वो ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने से वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और वो रैंडम मोशन करने लगते हैं, जिगजैग मोशन जिसको बोलते हैं ना, ब्राउनियन मोशन। और एक समय ऐसा आता है कि वो सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम वेपर बनना बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है मुझे बताओगे आप? ठीक है, और देखो इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको, जो शायद आप 9th में सीख के नहीं आए हो, वेपर बनने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है। आप शायद इतनी चीजें सीख के आए हो, हीट करते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक कर जाता है और वो फ्री हो जाते हैं और वो सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं। सरफेस को कैसे छोड़ते हैं वहां भी एक ट्विस्ट होता है बेटा, तो आप उसको समझो। वो क्या चीज होता है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड स्टेज में। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। बहुत ज्यादा होता है तो वो पार्टिकल बहुत पास पास हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। थोड़ा सा कम होता है तो लिक्विड स्टेज में जाते हैं, थोड़ा सा दूर थोड़ा सा लिक्विड। और कम है इंटरमोलिकुलर फोर्स तो बहुत दूर दूर होते हैं और वो गैसेस स्टेज में होते हैं। यही बेसिक फंडा है बेटा। और आप एक चीज भी जानते हो, चाहे मैं हूं, आप हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लिविंग नॉन लिविंग, सब पे दो तरह की फोर्स, नेचुरल फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो उसको नीचे की तरफ खींच के रखते हैं, ठीक है, और एक सब पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में नहीं, चाहे आप समुद्र में नीचे भी जाते हो, नदी में नीचे जाओ या पहाड़ों पे ऊपर जाओ, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू चेंज होती है, अर्थ सरफेस पे एक होती है, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे नीचे जाने पे बदलती है। तो कहने का मतलब चाहे लिविंग ऑब्जेक्ट हो नॉन लिविंग हो, सब पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और सब पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा इस पे भी तो लग रहा है। पॉइंट आ गया, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, क्लियर? चलो, तो अब होता क्या है बेटा, जब आप जैसे जैसे आप हीट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी स्प्रिट लाइन और आपने हीट करना स्टार्ट किया, तो हीटिंग करने से क्या होता है, सबसे पहले ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, ये धीरे 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 जैसे जैसे हीट करते जाओगे आपकी बढ़ती जाएगी हीट एनर्जी जो है, वो इन मॉलिक्यूल्स के बीच के, तो हीटिंग करने से क्या हो रहा है, इस वाटर को एनर्जी ही तो मिल रही है, हीट एनर्जी। तो बेटा क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस एनर्जी से वो टूट जाता है। अब हीट करते गए धीरे धीरे धीरे, ये नहीं, ये फोर्स 100 पे नहीं टूटता, है तो 100 से पहले ही टूट जाता है बेटा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप 100 पढ़ के आए ना, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड सब्सटेंस स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू देयर वेपर, से ये बन के आए। तो 100 पे तो वेपर बननी चालू हुई 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये तो पहले ही टूट जाता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, थोड़ा धीरे धीरे लूज पड़ता है, लूज पड़ते पड़ते एक टाइम ऐसा था ये फोर्स टूट जाता है और ये पार्टिकल फ्री टू मूव हो जाते हैं, मोशन करने के लिए फ्री हो जाते हैं। ये मान लो इधर टकराया, इधर से इधर टकराया मान लीजिए, ठीक, फिर मान लो टकरा के फिर इधर आया तो इधर आ गया, फिर इधर नीचे आ गया, यहाँ टकरा के फिर मान लीजिए इधर की तरफ चला गया। हर पार्टिकल ऐसे ही क्या करता है बेटा, जिगजैग मोशन करता है। तो आप बताओ, जब बार बार जिगजैग मोशन करेगा तो पार्टिकल बार बार आके यहाँ टकराएंगे सरफेस पे, मतलब कहीं ना कहीं से, चाहे तिरछे आके टकराए चाहे सीधे आके टकराए, तो सरफेस पे टकरा रहे हैं। और ये एक क्या है, जैसे कोई भी पार्टिकल बेटा जब इधर टकराएगा
तो इस एरिया पे आके एक टक्कर लग रही है तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, फोर्स लग रहा है, और फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया यही क्या कहलाता है बेटा, प्रेशर कहलाता है। हाँ जी आदित्य, इतनी बात समझ में आई। तो बेटा क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ने से धीरे धीरे पार्टिकल के बीच का फोर्स लूज पड़ा, लूज पड़ के एक स्टेज ऐसी आई, फोर्स ब्रेक कर गया, पार्टिकल्स फ्री टू मूव है, वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, कभी पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल से टकरा रहे हैं, कभी बर्तन की जो इनर वॉल है उससे टकरा रहे हैं, और कभी जाके सरफेस पे टकरा रहे हैं, और बार बार टकराएंगे। तो जैसे जैसे बेटा टकराएंगे वैसे वैसे सरफेस पे, जो सरफेस है लिक्विड की, ये पार्टिकल जब बार बार टकराएंगे तो सरफेस पे धीरे 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 करके प्रेशर बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्ट्राइकनेस बढ़ेंगी, तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। भाई एक बार टकराया तो फोर्स पर यूनिट एरिया एक बार बना, फिर दूसरी बार यहाँ टकराया, यहाँ टकराया टकराया, तो इस सरफेस पे पार्टिकल्स के बार बार टकराने की वजह से धीरे 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 इस डायरेक्शन से लगने वाला जो प्रेशर है ये बेटा बढ़ता जा रहा है। और ऊपर से क्या है, और ये प्रेशर किसके अगेंस्ट काम कर रहा है बेटा, पार्टिकल्स की सरफेस पर लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे 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 करते हुए बताओ एक स्टेज ऐसी नहीं आएगी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के सरफेस पे बार बार टकराने से जो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, क्रिएट हो रहा है, वो एक समय पे क्या होगा, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। मान लो ये मेरा ये हाथ पार्टिकल के बार बार टकराने से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा। और ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। धीरे 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 बार बार जब ये होगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, इज इक्वल टू बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही ये प्रेशर इसके इक्वल हुआ तो क्या हुआ, और ज्यादा हुआ, तो अब क्या होगा, ये पार्टिकल सरफेस छोड़ के बाहर जाने लगेंगे। इसको बोलते हैं वेपर्स क्रिएट होना, वेपर्स बनना। अब समझ में आया कि, और ये जो स्टेज होती है उस टाइम जो टेम्परेचर देखा गया, जब pressure exerted by the particles of the water molecule on the surface is equal and greater than to the atmospheric pressure, उस टाइम क्या टेम्परेचर था, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। यही काम एल्कोहल पे जब देखा गया कि एल्कोहल पे ये काम कब होता है कि जब एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के टकराने से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो उस पर लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, वो 78 डिग्री सेल्सियस मिला, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ। तो इसीलिए कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल इज, ठीक है बेटा, हमारे पास क्या है 78 एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी चीज समझ में आई बेटा आपको? हाँ जी, सभी बच्चे बताएं, यहाँ तक की चीज समझ में आई? यहाँ तो कोई मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इश्यू है। हाँ जी बच्चों बताओ। हाँ जी, अब देखो क्या होता है, इन सब में रोल किसका है। देखो, चाहे यहाँ एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो प्रेशर इस वाले से ज्यादा हो गया, या ये वाला फोर्स टूटा, ये सब काम हो किससे रहे हैं, हीट एनर्जी से ही तो हो रहा है। जो हीट एनर्जी यहाँ कंज्यूम हो रही है वो ही इनके फोर्स तोड़ने में काम आ रही है, वो ही इन पार्टिकल्स की काइनेटिक मोशन को बढ़ाने में काम आ रही है। वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, अपना फॉर्म बदल रही है, वो काइनेटिक मोशन की फॉर्म में आ रही है। और काइनेटिक मोशन बार बार टकराने की वजह से, काइनेटिक मोशन जितनी ज्यादा होगी पार्टिकल्स की बार बार टकराएंगे, उसी से वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और इसी वजह से तो कहने का हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द, है ना, काइनेटिक मोशन या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जिससे वो प्रेशर हुआ, और वो प्रेशर किससे बढ़ गया, हमारे एटमॉस्फेयर से बढ़ गया। तो जो वेपर्स बनने के लिए जरूरी है। अब देखो बॉइलिंग और इवोपरेशन का जो डिफरेंस है वो क्या है, और वहां पढ़ के आयो। बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है और इवोपरेशन बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होता है। तो देखो होता क्या है, अब आप कपड़े डाल देते हो गर्मियों में, गर्मी का भी टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 45, है ना, 46-48 पहुंचता है, 50 पहुंच जाएगा, है ना। लेकिन मैंने भी इतने टाइम जैसे सबसे रेवाड़ी में था तो मैक्सिमम टेम्परेचर 48 के आसपास, 47-48 के आसपास सुना था, ठीक है ना। क्लियर, वो चुरू वुरू की तरफ थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता था। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब वो कपड़े आप डाल देते हो तो क्या होता है, वो कपड़े 1 घंटे 2 घंटे लगातार पड़े हुए हैं। आप देखो, आप बर्तन में जब हीट करते हो तो आप गैस बढ़ा देते हो तो क्या होता है, एनर्जी जल्दी मिल जाती है। देखो इस फोर्स को तोड़ने के लिए, इस फोर्स की टूटने के बाद काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए, जो इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए, इस बढ़ाने तक तब एनर्जी ही कंज्यूम हो रही है, तो वो अगर जल्दी मिल जाएगी तो वो जल्दी सरफेस छोड़ देंगे। और अगर वो जितनी देर मिलेगी, देर से मिलेगी, तो उतनी देर में सरफेस छोड़ेंगे, वेपर्स उतनी देर में बनेगी। तो इंपॉर्टेंस किस बात की है, इंपॉर्टेंस तो सारी कामों में इस टेम्परेचर की नहीं है, बल्कि टेम्परेचर से ज्यादा इन वाटर मॉलिक्यूल को मिलने वाली एनर्जी से, जो हर जगह रोल प्ले कर रहे हैं। पहले वो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में रोल प्ले कर रही है एनर्जी,
फिर वो इन मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में रोल प्ले कर रही है, जिससे जिगजैग मोशन बढ़ेगी, बार बार टकराएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो और प्रेशर बढ़ेगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी एटमॉस्फेरिक, तो वो बेटा यहां तक फोर्स तोड़ना और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होना, इन दोनों काम में जितनी एनर्जी कंज्यूम होने को चाहिए अगर वो जल्दी मिल जाएगी, पॉइंट। तो जब आप हीट करते हो किसी मतलब वाटर को, तो वो काम हीट करने पे आप क्या वो एनर्जी जल्दी मिल रही है, जल्दी जल्दी मिलते क्या है, वो जैसे ही 100 डिग्री पहुंचा वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर निकल गया। अब आपने यहां रख दिया तो मान लो टेम्परेचर तो 50 ही है, तो आप बताओ 50 डिग्री सेल्सियस पे जो एनर्जी मिलेगी, 48 44 पे जो एनर्जी मिलेगी वो क्या होगी, वो कम होगी। तो वो एनर्जी जो होगी जब हीट, वो भी तो हीट एनर्जी है बेटा, है ना, वो फोटोनिक एनर्जी है। सनलाइट में क्या होता है, फोटोन, फोटोन में एक एनर्जी होती है, फोटोनिक एनर्जी है, जिसको आप फोटोकेमिकल एनर्जी बोलते हो। ठीक है, उससे इसके हीटिंग करने के मुकाबले में कम एनर्जी मिल रही है, तो क्या हो रहा है, वो धीरे 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 एनर्जी मिल रही है, तो वो धीरे 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 ये फोर्स लूज पड़ेगा, लूज पड़ेगा तो धीरे धीरे लूज पड़ेगा, तो क्या होगा बेटा, धीरे 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 वो होगा। लेकिन उसमें क्या एक लिमिट लगी हुई है कि ऊपर सनलाइट का टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते हम, समझ में आया नहीं, वो जो है वो नेचुरल है। लेकिन उससे कंटिन्यूअसली जब कपड़े 1 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पड़े रहते हैं और सनलाइट की एनर्जी पे बेस्ड है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे ही वो सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो फोर्स टूट जाए, ठीक है, फिर उसी से मिलने वाली एनर्जी से क्या हुआ कि वो क्या हो गया बेटा, हमारा काइनेटिक मोशन बढ़ गई, वो प्रेशर बढ़ गया। तो वो टेम्परेचर जो है कभी 100 थोड़ी पहुंचते हैं। तो वो ये एनर्जी छोटी मिल रही है, कम अमाउंट में मिल रही है, तो टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन जब तक वो स्पेसिफिक एनर्जी नहीं मिलेगी, चाहे आप हीट करो चाहे वो सनलाइट से मिले, समझ में आएगा, ये फोर्स तो उसी एनर्जी पे टूटेगा। इसलिए इवापोरेशन में बेटा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर से ज्यादा रोल किसका है वेपर बनने में, एनर्जी का है ना बेटा। ये तो अब 9th क्लास में आप लोग बच्चे छोटे होते हो तो ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती थोड़ी सी, ठीक है। इसलिए वो हमेशा इवापोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ये क्या बन जाती है, वेपर्स बन जाती है, आ गया समझ में। और वो बॉइलिंग में क्या है, आपने हीट किया तो वो टेम्परेचर, वो एनर्जी जल्दी मिल गई, तो वो कितना है वो हुआ, तो वो टेम्परेचर हमने नोट कर लिया जी, वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, वो नेचुरल है ना, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है बेटा। हाँ जी आदित्य, समझ में आया, चलो और बताओ। हाँ ठीक है, प्रीति कुछ पूछोगे। हाँ जी प्रीति, हाँ बताओ बताओ, कौन सा वाला बेटा। अच्छा, अरे वो मैं देखना भूल गया, ठीक है, कोई नहीं, आज आज देख के कल बताता हूँ, ठीक है ना, वो कल बता, चलो बेटा, ठीक है ना, तो वन वन बाई वन क्विट करते जाओ, जल्दी जल्दी बचे। हाँ अकेला जीरो में मुझे ध्यान है, वो अकेला जीरो एक हाइपर फाइन है ना, ये सब चेक करता हूँ। एक्चुअली मुझे बेटा अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा मेरी वाइफ की तबीयत खराब चल रही है, तो वो उसी में लगा रहता हूँ, बस ये क्लास ले लेता हूँ बस मैं जल्दी से, तो कर देता हूँ मैं, वो ये चीजें याद है, वो जीरो वाली है ना, और आपका हाइपर फाइन, हाइपर फाइन तो मैंने पढ़ लिया था, वो बस बताना रह गया, ठीक है ना, वो कल बता देते हैं, हाइपर फाइन भी बता दी, कल तीनों चीज बता देंगे, जीरो और, ठीक है, चलो बेटा, ओके बेटा। हाँ जी बोलो बोलो। जतिन एक एक मिनट बेटा, है ना, इससे पूछ लो फिर आप पूछना। हाँ बेटा बताओ, क्या है एन की पावर, हाँ, तो 10 की पावर जीरो करोगे तो 1 बन जाएगा ना वो, किसी की पावर, तो वही वाली बात है ना, 10 की पावर जीरो बनने पे, अब आप कोई जैसे नंबर है, आप कोई भी नंबर है, मान लो 4.68 करके है, और आपने कर दिया इंटू 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 मतलब वही बन गया, वो तो एक हमें नंबर बनाना हो गया ना बेटा। हाँ किसी भी चीज को आप उस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में ला सकते हो, ठीक है, किसी भी नंबर को जो n इंटू 10 टू द पावर n में ला सकते हो एक नंबर, ठीक है ना। हाँ जी जतिन बताओ क्या कह रहे थे बेटा। हाँ बताओ जतिन, क्या बेटा, क्या बेटा,
दी अभी 11th क्लास में 12th में? इस टाइम 12th में है कि 11th में? मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब बताओ कौन है कौन नहीं, मुझे पता नहीं, बताओ। अब कॉमर्स का ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मतलब फेज उसका क्या है दीपक का? अच्छा अच्छा, हाँ तो मुझे फेज दिखाओगे तो समझ पाऊँ बेटा, ऐसे है ना? ठीक है, ओके। चलो ट्वीट कर दो बेटा 1 मिनट। ठीक है जतिन, ट्वीट करो बेटा।